गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। मैंने आप सभी को ऑडियो में कवि परिचय बताया है और पाठ के सार के बारे में बताया है कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। तो इसमें जो है पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं कवि ने उसके बारे में हमें बताया है। तो इसका पहला जो स्ट्रेंजा है, फर्स्ट स्ट्रेंजा यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो है अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। पावस ऋतु, पाठ का नाम ही इन्होंने दिया है पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र, पावस मतलब वर्षा ऋतु। तो शब्दार्थ देखिए इसके, पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु। दृग सुमन मतलब पुष्प, दृग मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल या पुष्प, तो पुष्प रूपी आंखें। अवलोकन करना मतलब देखना। मेखलाकार, मेखलाकार मतलब करधनी के आकार के समान। पर्वत की जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस शेप में। और गांव की स्त्रियां जो है एक आभूषण जो है अपनी कमर में बांधती हैं जिसे करधनी कहा जाता है। तो उसके समान जो है पर्वतों के आकार की तुलना की गई है। अब है पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि इसमें कह रहे हैं कि पावस यानी कि पर्वत प्रदेश था और वहां पर पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वर्षा ऋतु में जो है पल पल मतलब क्षण क्षण में जो है प्रकृति अपना जो है वेश परिवर्तित कर रही थी, यानी कि अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, पर्वत जो है करधनी के आकार के समान दिखाई दे रहे थे। सहस्त्र दृग सुमन फाड़, और जो पर्वतों पर असंख्य फूल खिले थे वो पर्वतों की आंखों के समान दिखाई दे रहे थे। अवलोक रहा है बार बार, और ऐसा लग रहा था कि मानो पर्वत की जो आंखें हैं, वे जो फूल हैं, उससे वो नीचे जो तालाब है उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, और पर्वत के विशाल चरणों में जो है एक तालाब, जहां छोटे छोटे गड्ढे से हो जाते हैं, वहां पर पानी जब भर जाता है वर्षा ऋतु में तो वो तालाब के आकार के समान चमकते हुए पानी में जो मतलब पानी जो है उनमें चमकता हुआ नजर आता है जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं। दर्पण सा फैला विशाल, और वो दर्पण के समान विशाल रूप में दिखाई देता है। तो इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। कवि इस कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन, वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु का समय था तथा पर्वतीय क्षेत्र था। इस समय प्रकृति जो है पल पल यानी क्षण क्षण में अपना रूप बदल रही थी। करधनी के आकार के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। पर्वतों पर खिले हुए फूल, हजारों फूल ऐसे लग रहे थे कि मानो वे पर्वत की आंखें हों और पर्वत उन आंखों से नीचे तालाब में अपना विशालकाय प्रतिबिंब देख रहा हो। उस स्वच्छ जल में पर्वत का प्रतिबिंब आईने के समान दिखाई दे रहा था, यानी कि जिस तरह से हम आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो पर्वत को भी इसी प्रकार से लग रहा था कि वे आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। तो इसमें बार बार और पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है कि जब इस तरह से एक शब्द बार बार आए, पल पल जैसे 2 बार आ गया, तो यहाँ पर क्या पुनरुक्ति यानी कि दोबारा कही गई उक्ति होती है वो। और फिर क्या है, दर्पण सा यानी दर्पण के समान, तो यहाँ क्या है उपमा अलंकार है। और फिर है यहाँ पर ये दृग सुमन, इसमें रूपक अलंकार है। और जो तुकबंदी है वहां पर उससे गेयता आ जाती है।
और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कविता का दूसरा काव्यांश, काव्य का जो अंश है वो इस प्रकार से है। गिरी का गौरव गा गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शब्दार्थ, नस नस मतलब रग रग में, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, अनिमेष मतलब एकटक देखना बिना पलक झपकाए, तरवर मतलब बड़े वृक्ष, और मतलब हृदय। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि गिरी का गौरव गाकर, यानी कि पर्वतों से बहने वाले झरने जो झर रहे हैं उनकी आवाज कुछ इस तरह से लगती है, झरझर की आवाज कुछ इस तरह से लगती है कि मानो वे झरने जो हैं पर्वतों का गुणगान कर रहे हो। यानी कि जो पर्वतों से जो झरने बह रहे हैं और उनसे जो आवाज आ रही है वो ऐसा लगता है कि मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हो। मोती की लड़ियों से सुंदर झाग भरे झरते निर्झर, यानी कि जब झरने जब बहते हैं पर्वतों से तो वो सफेद रंग की झाग के समान दिखाई देते हैं और बहते हुए वे मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, गिरिवर यानी पर्वत के, उर मतलब हृदय से उठकर, यानी कि जो वहां पर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष लगे हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से झांक रहे नीरव नभ पर, नीरव मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, कि शांत आकाश की ओर कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि मानो उनके मन के भीतर कुछ ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हुई हों। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, और बिना पलक झपकाए वो एक टक आकाश की ओर निहारे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और कुछ इस तरह से लग रहा है कि मानो वे आकाश के रहस्य के बारे में जानना चाहते हों। तो कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज से ऐसा लगता है मानो झरने पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज सुनकर रग रग में जो है जोश भर जाता है। पर्वतों से बहने वाले झाग भरे झरने पर्वतों से जब गिरते समय कैसे प्रतीत होते हैं? मोती की लड़ियों के समान प्रतीत होते हैं और सुंदर दिखाई देते हैं। पर्वतों पर उगे हुए विशाल वृक्ष शांत आकाश की ओर देखते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो उनके मन के भीतर ऊंची ऊंची आकांक्षाएं छिपी हैं तथा ये वृक्ष आकाश की ओर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। वे मानो वे आकाश के रहस्य के बारे में जानना चाहते हों। तीसरा पैराग्राफ है इसका। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू अंबर पर, धस गए धरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र देखता इंद्रजाल, इंद्र खेलता इंद्रजाल। शब्दार्थ, भूधर मतलब पहाड़, रव मतलब शोर या आवाज, जलद यान मतलब जलद मतलब बादल, यान मतलब विमान, बादल रूपी विमान। इंद्रजाल जादू के कारनामे, सभय भय के साथ, स मतलब साथ में, भय मतलब डर, डर के साथ या भय के साथ। शाल वृक्ष का नाम, एक वृक्ष की प्रजाति है जो कि पहाड़ों पर लगते हैं। पारद यानी कि पारे के समान, चमकीला, पारा चमकीला होता है ना, उसके समान है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा पर्वत जो है आकाश में उड़ गया हो और सफेद रंग के पारे के समान चमकीला दिखाई दे रहा है। रव शेष रह गए निर्जर, और पर्वतों पर तो केवल क्या रह गए हैं अब, जो धरती पर अब क्या रह गए हैं, सिर्फ जो झरनों के बहने की आवाज है वही शेष रह गई है। टूट पड़ा भू पर अंबर,
और बादलों से जैसे पानी बरसा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सारा आसमान जो है पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। और पर्वतों में धंस गए धरा के सभय शाल, यानी कि और ऐसे जो वहां पर जो शाल के वृक्ष हैं बादलों के झुंड में कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं कि जैसे वे डर कर जो है पृथ्वी में समा गए हों। यूं जलद यान में विचर विचर था खेलता इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसे लग रहा है कि जैसे इंद्र जो है विमान में अपने विमान में बैठकर जादू अपना दिखा रहे हैं। कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा पर्वत पारे के समान चमकता हुआ सफेद पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में उड़ रहा हो। नीचे तो केवल झरनों की ही आवाज सुनाई दे रही है। बादलों से तेज वर्षा होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सारा आकाश ही पृथ्वी पर टूट पड़ा हो। शाल के वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे डर करके वे धरती में धंस गए हों। तालाब से उठते हुए धुएं को देखकर ऐसा लगता है कि मानो तालाब चल रहा हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र जो है बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना जादू दिखा रहे हैं। यानी कि पर्वतों पर वर्षा होने के कारण जो प्रकृति का जो परिवेश है पल पल में बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो मानो कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंद्र जो है अपने विमान में बैठकर जादू दिखा रहे हैं। हमारी कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने जो है प्रकृति का जो परिवेश है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र पर जब वर्षा ऋतु होती है तो वहां की प्रवृत्ति, वहां की जो प्रकृति है किस प्रकार से अपना परिवेश जो है पल पल में परिवर्तित करती है। तो ये सब जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है। और इस पूरी कविता में जो है मानवीकरण अलंकार है, यानी कि मनुष्य की तरह प्रकृति जो है चेष्टाएं करती हुई दिखाई गई है। धन्यवाद।